हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप थे, डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के जो टाइप हमने पढ़े। शुरुआती लेक्चर के अंदर हमने रेट के डिपेंड्स पे टाइप पढ़े, उसके स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मीडियम रिएक्शन, क्लियर है, या तो मॉडरेट लेवल रिएक्शन। देन आफ्टर हमने अलग अलग टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना सीखा। रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के साथ हमने तीन और टाइप उसके देखे रेट ऑफ रिएक्शन के, कि भाई उसको जो रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो आप एक टाइप का, उसको दिखाने की जो मेथड है वो, कि भाई जैसे इंस्टेंट टाइम पे कोई हो रहा है या कोई फाइनाइट टाइम पे हो रहा है, क्लियर, या कोई इनिशियल टाइम पे हो रहा है, तो उसके डिपेंड्स पे हमने उसके तीन पार्ट किए थे, इनिशियल, देन आफ्टर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो ये तीन पार्ट के अंदर से हमने दो पार्ट खत्म कर दिए कि शुरुआत में जब कोई फाइनाइट टाइम के अंदर जब रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है तब मैं डेल की साइन लगाता हूं, और अगर मुझे कोई इंस्टेंट टाइम पे अगर मुझे करना होता है तो मैं डी की साइन लगाता हूं। क्या था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। आज जानते हैं कि जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, ठीक है ना। तो उसका तीसरा पार्ट है, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखते हैं, टाइटल लगाइए, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? देखिए, जब एक्चुअल में यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि हम जब भी कभी किसी भी रिएक्शन के लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तब हम जनरली साइन लगाते हैं डेल की, क्लियर ना। सो डेल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल टी, रेडी, ऐसा हम लिखते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। पर ये जो है वो हम पर्टिकुलर कोई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखते हैं, क्लियर ना। लेकिन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या कि भाई कोई शुरुआत इनिशियल मतलब की शुरुआत, यानी कि t इज इक्वल टू 0 टाइम, t इज इक्वल टू 0 टाइम, रेडी ना। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो आप, स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढना है तो यहां पे आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि सर स्टार्टिंग पॉइंट पे यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ही नहीं, स्पीड ही कहां से होगी? ऐसा सीधा सा क्वेश्चन होता है ना दिमाग में। सही होना भी चाहिए कि भाई हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कोई स्पीड होगी ही नहीं, यानी कि कोई रिएक्टेंट अभी कोई प्रोसेस में ही नहीं जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की साइड नहीं जा रहा है, ना प्रोडक्ट कुछ बन रही है, ना रिएक्टेंट कुछ टेक पार्ट कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब रिएक्शन चालू होता है t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तब एक्चुअल में इसको आप कंपेराइज कर सकते हो एक, जैसे कि आप फॉर्मूला होती है, आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते हो, जैसे ही आप गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट करते हो तो गाड़ी शुरू हो जाती है, क्लियर ना। अब आप जो क्लच होता है वो क्लच दबा के आप कितना भी एक्सेलरेट करो तो गाड़ी आगे नहीं जाती है, मतलब कि आप जो अपना रिएक्शन है, मतलब कि जो आपको गाड़ी चलानी है, आपको स्पीड मेजर करनी है, लेकिन जब तक आप ब्रेक से पाँव नहीं हटाओगे या जब तक आप क्लच पे आपने हाथ रखा हुआ है तब तक सिर्फ क्या होगा, जब तक आपने गियर नहीं डाला है तब तक क्या होगा, वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, मतलब कि रिएक्शन जो होगा वो होगा नहीं, लेकिन उसका रेट तो हम तय कर सकते हैं ना, क्लियर ना। यानी कि उसकी जो स्पीड है फिलहाल t से 0 टाइम पे भले कुछ ना कुछ है लेकिन है तो सही, ठीक है। वैसे ही रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमें रेट गिनना है, तब हम रेट तो उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, d dt के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। d dt इससे हम इंडिकेट करेंगे उसको, d dt ऑफ कंसंट्रेशन, लाइक मैं लिख सकता हूं भाई c, लेकिन ये जो पूरा वर्ड में लिखता हूं वो पूरा वर्ड में लिखता हूं t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, किसके, t इज इक्वल टू 0। यहां पे कंपेराइज मत कर देना इसको इंस्टेंटेनियस के साथ, वहां पे डेल t लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 था, यानी कि वहां पे जो t की वैल्यू, मतलब जो फाइनाइट टाइम की वैल्यू थी, जो डिफरेंस था वो 0 था, समझना। वो यहाँ पे t कोई पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर टाइम एक प्रकार का इंस्टेंटेनियस ही हुआ, पर इंस्टेंटेनियस में हम टाइम 0 नहीं लेते थे, कोई हमारी प्रोसेस चालू हो गई उसके बाद बीच में मैंने कोई ग्राफ दिखाया था, याद करो वो ग्राफ को, कब मैंने बीच में कोई टाइम दिखाया था, क्लियर ना। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। तो ये बात आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, t इज इक्वल टू 0 टाइम से हम जब भी कभी t इज इक्वल टू 0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिए आप, वर्ड तो भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत में जब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना होता है तब मैं उसको d dt ऑफ मतलब c से दिखाता हूं, मतलब dc बाय dt से दिखाता हूं, पर उस वक्त मुझे यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 ऐसा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो रिएक्शन है वो t इज इक्वल टू 0 टाइमिंग पे ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और
ये जो है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, उसके ज्यादातर सम आते हैं, और वो सम के लिए आपको कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। मैथ्स वालों को तो ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से याद होगी, क्योंकि वो लोग पढ़ते ही आ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे होंगे, क्लियर। लेकिन बायो वाले थोड़ा जो है ध्यान दे दीजिए, क्लियर। बेसिक जो है डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला है, जरा मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि भाई डी dt ऑफ x, जैसे कि x कोई कांस्टेंट है, चलो मैं कांस्टेंट ही लिखता हूँ, डी dt ऑफ c, यानी कि कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट। तो अगर मैं कांस्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ तो पता चला, वरना c को आप लोग कंसंट्रेशन मान लोगे। क्या डी dt ऑफ पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो। यानी कि कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। क्लियर। मैथ्स वालों को तो ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, सब आता ही होगा उनको। देन आफ्टर डी dt ऑफ, सपोज डी dt ऑफ, मैं कोई पावर ले रहा हूं, कोई पावर, जैसे कि मेरे पास कोई एक टर्म है, कोई कांस्टेंट है जैसे कि x, और उसका पावर मेरे पास है 2। क्लियर। इसका जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा मैं, पहले मैं लाइन समझा देता हूं। तो अगर कोई पावर उसका है 2, तो मैं उसको कैसे लिखता हूं भाई, जो पावर है वो आगे आ जाता है, क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाता है, और जो पावर है उसमें से कम हो जाता है। यानी कि जो x है उसका पावर 2 था, तो 2 में से क्या हो जाता है, कम, यानी कि 2 - 1 1, आंसर निकल के आ जाता है 2x। क्लियर। मैथ्स वालों को ये चीज रटाई दी गई होगी, क्लियर ना। एक जो पावर आगे और पावर में से कम, रेडी, सीधा। सो वैसे इसका जनरलाइज फॉर्म अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, डी dt ऑफ कोई कांस्टेंट, जैसे कि कोई कांस्टेंट x है रेज़ टू n, तो मैं क्या लिख सकता हूं, n x रेज़ टू n - 1। क्लियर ना। आपको ये वाला फार्मूला मैथ में लिखाया गया होगा, क्लियर। इवन फिजिक्स के बेसिक में भी ये चीज आपको सिखाई गई होगी, रेडी। तो ये दो फार्मूला आपको खास ध्यान रखना है। तीसरा एक फार्मूला भी आप लोग याद रख लीजिए, शायद आ जाए तो, डी dt ऑफ log x। अगर log x आपको पूछा गया है तो उसका डिफरेंशिएशन सीधा कन्वर्ट होता है किसमें, 1/x में, किसमें, 1/x में। और यहां पे एक और चीज आपको इसके साथ ही बता दूं, अगर यही आता है कि भाई डी dt ऑफ 1/x, डी dt ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन तो वो बन जाता है -1/x²। क्या बन जाता है, ना कि 1/x2d, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका उल्टा। क्लियर। अब उतना डिटेल में नहीं जाना है, पर आपको ये इंश्योर चार फार्मूला याद रखना है। एक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पावर आगे पावर में से कम, log x का 1/x और 1/x का -1/x²। क्लियर ना। एक एक्सपोनेंट, सॉरी एक वो भी याद रख लीजिए एक्सपोनेंट, शायद क्योंकि एक बार ये पूछा गया है, डी dt ऑफ e⁻x का कोई पावर या कुछ भी चेंज होता नहीं है, वो ex का ex ही रहता है। ठीक है, क्या ex का ex ही रहता है, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। तो ये 5 जो है वो 5 बेसिक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के है। और मैथमेटिक्स की आपकी जो फैकल्टी है उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं। बायो वाले खास यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से आया है, क्या कांस्टेंट का 0, पावर अगर है तो पावर आगे पावर में से कम, log x का 1/x, 1/x का -1/x² एंड e⁻x का e⁻x, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। सो ये फार्मूला मैंने आपको क्यों लिखवाया है, क्योंकि इसको लेके मैं आपको एक सम सिखाने वाला हूं। आपको एक्चुअल में ऐसे सम पूछे जाते हैं, ऐसे सम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई इसको कैलकुलेट करो। जैसे कि आपको पूछा गया भाई कोई एक रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, मैं यहां पे लिखता हूं कंसंट्रेशन इनिशियल है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम का एक रिलेशन मुझे दे दिया गया, जैसे कि रिलेशन दे दिया गया 40 - 2t + 3t²। रेडी, फॉर एग्जांपल एक ऐसा मुझे रिलेशन दे दिया गया और कहा गया कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। अब ऐसा क्वेश्चन है, बताया गया कि भाई रिएक्शन, एक रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग कैलकुलेट करो। इनिशियल है मतलब कि t = 0 टाइम पे हो रहा है, इनिशियल है मतलब कि t = 0 टाइम पे हो रहा है, मतलब कि उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंडिकेशन, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ये है डी dt ऑफ c। क्लियर। तो हम जब कैलकुलेट करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी उसकी, भाई डी dt ऑफ c, मेरी ये कंसंट्रेशन है जो मुझे कैलकुलेट करना है, वो मेरा क्या होगा, ये t = 0 टाइम पे क्या होगा, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ना, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो मुझे कैलकुलेट करना है। क्योंकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया इनिशियल के लिए तो आप लिख सकते हो, इंस्टेंट के लिए तो टाइमिंग दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और एवरेज को तो हमने सीधा गिना है ग्राफ के ऊपर से।
पहले का टाइम, आखिरी का टाइम, पहले की कंसंट्रेशन, बाद की कंसंट्रेशन, ये सारी बातें हमने सीखी हुई है। सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम dc by dt की बात करते हैं जब t is equal to 0 टाइम पे है, क्या है, जब t is equal to 0 टाइम पे है तो क्या होगा, t is equal to 0 टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन जो मुझे कैलकुलेट करना है वो मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू जो मेरे पास है उसको मैं उसके अंदर पुट करता हूं। रेडी, तो सीधा मेरे पास निकल के आ जाएगा। देखिए, सो ddT ऑफ C जो मुझे बताया गया है, ddT ऑफ C कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर। क्लियर ना, ये मुझे बता दिया गया, क्या 40 माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये मुझे पहले से दे दिया गया, मतलब कि ये आपको कैलकुलेट करना है। अब डिफरेंशिएशन का नॉर्मल और बेसिक फॉर्मूला है, क्या डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला में एक चीज ये आती है कि आप डिफरेंशिएशन को अलग अलग दे सकते हो जब मेरे पास बीच में प्लस या तो माइनस की साइन है, यानी कि बीच में मेरे पास क्या है, एडिशन है या तो सब्ट्रैक्शन है, क्या है, बीच में मेरे पास एडिशन है या तो सब्ट्रैक्शन है, ऐसा जब है तब मैं ये चीज कर सकता हूं, बाकी नहीं। ठीक है ना। सो अगर मल्टीप्लाई है तो मैथमेटिक्स वालों को तो पता है कि वहां पे मल्टीप्लिसिटी का रूल लगता है कि भाई एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। क्लियर। सो ऐसा अलग अलग रूल है उन सबके। मैथ्स वालों को ये सब चीजें पता होगी, बायो में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो dt ऑफ 40 माइनस 2t प्लस 3t, यानी कि मैं डिफरेंशिएशन तीनों को अलग अलग दे सकता हूं, तो मैं तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन दे देता हूं। dt ऑफ 40 माइनस dt ऑफ 2t प्लस dt ऑफ 3t स्क्वायर, dt ऑफ 3t स्क्वायर। क्लियर, रेडी। सो d40 dt हमने अलग कर दिया, dt ऑफ 40 dt ऑफ 2t। अब देखिए ये तो क्या है, कांस्टेंट है। रेडी ना, कोई नंबर है और कांस्टेंट का तो मैंने आपको क्या कहा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो हम सीधा लिख देंगे 0 माइनस, अब देखिए d dt ऑफ 2t। अब 2t में दो पार्ट है, एक कांस्टेंट है, एक कौन है, एक कांस्टेंट का कांस्टेंट कहां आ जाएगा, आगे अंदर कौन रह जाएगा, d dt ऑफ t, d dt ऑफ ओनली t। रेडी ना, क्योंकि कांस्टेंट है, दो टर्म में कांस्टेंट होता है तो वो आगे आ जाता है, वो तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे सीधा। क्लियर, कि दो अगर टर्म मेरे पास है और उसमें से एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो उसमें से एक जो कांस्टेंट टर्म है वो आगे आ जाएगा। क्लियर, सो वो आगे ले लिया, प्लस यहां देखिए पावर वाला हो गया, 3t स्क्वायर है तो 2 के आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 और 3t स्क्वायर यानी कि 3t में से एक कम, 2 माइनस 1। रेडी ना, 3t स्क्वायर, सॉरी पावर आगे, ये सॉरी 3 पहले तो कांस्टेंट बाहर, देन आफ्टर d dt ऑफ t स्क्वायर, एक एक स्टेप ज्यादा कर देते हैं, कांस्टेंट था उसको मैंने बाहर ले लिया। अब ये तो 0 हो गया, सो -2, ये तो कट हो गया, वैसे भी कट होकर सीधा बन जाएगा, मतलब कि 1 प्लस 3 एज इट इज t स्क्वायर बाय t, मतलब कि पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे और पावर में से एक कम, यानी t 2⁻1। ये जैसे यहाँ पे हो गया, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल x का लिख के ही बताया था। ओके, सो -2 प्लस 3 2 जा 6t, क्योंकि 2⁻1 तो सीधा 1 हो जाएगा। चलिए अब ये क्या आ गया, इस तरह सीधा लिख देता हूं, किसके इक्वल आया ये मेरा हो गया भाई रेट ऑफ रिएक्शन एट t = 0 टाइम, t = 0 टाइम यानी 60 माइनस 2, क्या 60 माइनस 2। अब देखिए t = 0 टाइम पे है, t = 0, अब तो सामने मुझे t क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो 6 × 0 - 2 यानी आंसर आया माइनस। हालांकि मैंने एक अप्रॉक्स एग्जांपल लिया था, इसलिए मेरा आंसर क्या आया, माइनस। रेट कभी भी माइनस नहीं होता, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, क्या रेट कभी भी माइनस नहीं होता, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन माइनस नहीं होता। रिएक्टेंट है, देखिए रिएक्टेंट सिखाया था मैंने आपको, रिएक्टेंट है इसलिए मुझे आगे मैं अगर d dt ऑफ गिनने बैठूं, d dt ऑफ c, मतलब कि जब मैं ये रेट ऑफ रिएक्शन गिनने बैठता हूं उसको मैं क्या करता, ऐसा ही करता ना, d dt ऑफ c एट t = 0 टाइम,
तो वो रिएक्टेंट है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैं इधर माइनस लगाऊंगा, ये माइनस सामने जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कितना बन गया 2। सिंपल। सो ध्यान रखना है इस सारी बातों को, क्या रिएक्टेंट साइड जब मैं चल रहा हूं, मेरा dt ऑफ c मेरा 0, माफ कीजिए t इज इक्वल टू 0 टाइम पे माइनस रहेगा। कैलकुलेशन मेन रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है जनरली रहती है बच्चों को, वो कैलकुलेशन में रहती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैथ्स वालों को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, वो फटाफट से कर देते हैं, लेकिन बायो वालों को थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो जितने मैंने फॉर्मूला इन शॉर्ट आपको ये 5 लिखा है वो खाली याद कर दीजिए, तो भी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको, इसलिए मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि आपको डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। दूसरा जो ग्राफिकल है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले जो था उसके अंदर भी ये जान लिया कि ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। प्रोडक्ट जब बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट जब कम होता जाएगा, यानी कि डिसअपीयरेंस या तो अपीयरेंस नाम का वर्ड दिया होगा, क्लियर। वहां पे एक चीज और भी होती है, कंजप्शन एंड फॉर्मेशन, दो चीज और, दो वर्ड भी नहीं दिए जाते हैं। आपको भाई पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंजप्शन और फॉर्मेशन, तो आपको समझ जाना है कि भाई कंजप्शन मतलब कि रिएक्टेंट की बात हो रही है, फॉर्मेशन मतलब कि प्रोडक्ट की बात हो रही है, डिसअपीयरेंस यानी कि रिएक्टेंट की बात हो रही है, अपीयरेंस यानी कि प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्लियर। तो ये सारी बातों को आपको समझना रहेगा, उसके बाद आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर पाओगे, क्लियर। यहाँ पे हमने 3 पार्ट खत्म कर दिए, 3 रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो आप एक प्रकार का खत्म कर दिए। कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन थे, फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूं। पहला हमने पढ़ा एवरेज के अंदर हम फाइनाइट टाइम लेते थे, फाइनाइट टाइम, कोई फिक्स टाइम का इंटरवल, जैसे कि t2 में से t1 या t1 में से t2, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, क्लियर। एंड देन आफ्टर सेकंड में हमने पढ़ा भाई इंस्टेंटेनियस, कोई इंस्टेंट टाइम पे, कोई फिक्स्ड टाइम पे जब मुझे चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, मुझे कैलकुलेशन करनी हो रेट ऑफ रिएक्शन की, तो मैं उसको जैसे वहां पे डेल की साइन दिखाता था वैसे यहां पे मैं डी की साइन दिखाता हूं, क्योंकि वहां पे डेल सी बाय डेल टी लिमिट लेट इट टेंड टू 0 हो जाता था, क्लियर ना। मतलब कि वहां पे जो डेल टी का डिफरेंस था वो क्या हो जाता था 0, क्लियर ना, लिमिट। और t इज इक्वल टू 0 टाइम की जब बात आती है, इनिशियल की जब बात आती है, तब उसको क्या कहते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। फटाफट से ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए। सो बच्चों हमने यहाँ पे ये जान लिया कि हमारा एवरेज, इंस्टेंटेनियस और आखिर में जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आज उसके बाद ये सारा टॉपिक हमने खत्म कर लिया है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो आपको मैं कुछ सम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जो ये रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बैलेंस करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं। आपको सबसे पहले ये जो चीजें है उसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद इनको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। क्या, इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए इनको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और वो रिप्रेजेंटेशन आपके लिए मेन रहेगी, किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। और रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे जब आप बैलेंस करोगे तब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में कुछ चेंज आ जाएगा। और जो चेंज, हालांकि आपने ऐसा एक सम किया था वाटर वाला, क्लियर ना, H2O वाला सम किया था, वैसे ही ये सारे सम करने हैं और वो सारे सम को आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, वहां पे जैसे थी कि आप लोग यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन x लेके नहीं गिनोगे, ना ही कोई बात बनेगी, क्लियर। आपको डायरेक्ट इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट इन द सेंस जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया कि भाई जैसे H2 plus 1/2 gives H2O था, तो उसके अंदर हमने 1/2 को डिवाइड किया था और 2 ऊपर आ गया था, क्लियर ना। वैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इन द सेंस लिखना है, और फिर मुझे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख के आपको देना है कि ये जो है उन सब का ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। पॉसिबल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये चारों के आंसर मुझे बताइएगा कि कौन से रिएक्टेंट के अंदर और कौन सी प्रोडक्ट के अंदर। हालांकि जितने भी रिएक्शन है उसमें से शुरुआत के 3 तो डिकम्पोजिशन है और ये जो है वो थोड़ा फॉर्मेशन रिएक्शन है। तो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रही है सामने की साइड या इस साइड जो हमारा रिएक्टेंट है, कितना खर्च हो रहा है, कितनी प्रोडक्ट बन रही है, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, प्रेशर कितना है। हालांकि जैसे कि ये रिएक्शन है तो ये गैसियस फॉर्म में हो रहा है, प्रेशर कितना है वो न्यूमेरिकल तो हम अगले सेशन में करने ही वाले हैं टोटल डिटेल में। लेकिन वो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए, क्लियर ना। तो ये 4 एग्जांपल आपको इसलिए मैं दे रहा हूं कि इन सब के रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, जैसे मैंने लिखा था डेल ऑफ
NO2, जैसे मैं फर्स्ट का एग्जांपल, मैं वाटर का एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने वाटर बनाया था, क्लियर ना, ये चार तो आपको करना है। जैसे कि भाई हमने बनाया था H2 + 1R4 gives H2, तो del of H2 डिवाइड बाय del T, जो भी था हमारा रिएक्शन, रिएक्टेंट था इसलिए हमने उसको माइनस से इंडिकेट किया था, क्लियर ना। देन आफ्टर नीचे O2 के लिए था तो हमने उसको 1/2 से डिवाइड किया तो 2 ऊपर आ गया था, फिर तीनों तीन को हमने इक्वलाइज किया था, क्लियर ना। वैसे आप इन सबको बैलेंस करो और बैलेंस करने के बाद मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके दो, कितना रेट ऑफ रिएक्शन आया, ठीक है। आपको फिलहाल के लिए इनको एवरेज गिनना है, ये सारे सारे एवरेज के एग्जांपल ऐसा मान के चलना है, ना ही ये इंस्टेंटेनियस है और ना ही ये इनिशियल है, ठीक है। ये सारी बातों को अच्छी तरीके से लिख दीजिए और अब तक के जो 3 लेक्चर हम पढ़े वो तीन लेक्चर को अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये 3 जो लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर था इनिशियल, उसको हम थोड़ा साइड कर दें, उसके बाद के जो लेक्चर है वो सारे लेक्चर्स को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा काम में है, जो अगले साल आ गए वैसे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, इवन आपके टेक्स्ट बुक के भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सम भी करेंगे, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। खास ये जो फॉर्मूला है आज के, वो फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।